चलिए एक मिनट कर देता हूँ। चलिए, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था टू कैलकुलेट द थर्मल रेजिस्टेंस फॉर अ हॉलो स्फीयर, निकाला था। डिटरमाइन thermal resistance for hollow sphere when there is one-dimensional radial heat flow steady state and no heat generation। हॉलो स्फीयर के लिए कंडक्शन इक्वेशन क्या आएगी? वन बाई आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर स्क्वायर इंटू डेल टी बाई डेल आर इज इक्वल्स टू 0। दैट वुड बी द कंडक्शन इक्वेशन। इज इट क्लियर? ठीक है। ये तो यहाँ से मेरे को मिल गया आर स्क्वायर डेल टी बाई डेल आर is equals to C1, or I obtain del T by del R is equals to C1 upon R square। Is that clear? चलिए, तो टी मेरे को मिल जाएगा माइनस C1 बाई आर प्लस C2। इज दैट क्लियर? बच्चों क्लियर है ये? चलिए, तो नेचर क्या आया टेम्परेचर और आर के बीच में? हाँ, हॉलो स्फीयर है। क्या रिलेशन आया टेम्परेचर और आर के बीच में? टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, so we obtain a hyperbolic relation। The relation between temperature and R is hyperbolic, and the boundary conditions are at R equal to Ri, T equal to T1, and at R equal to R naught, T equal to T2। So we got T1 is equals to minus C1 Ri plus C2, and T2 is equals to minus C1 R2 R naught plus C2। इज दैट क्लियर? ठीक है। ये तो मेरे को मिल गया T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू मेरे को मिल जाएगा C1 R नॉट माइनस C1 Ri। सो T1 माइनस T2 is equals to Ri minus R naught divided by R naught Ri into C1। So I get the value of C1, that is T1 minus T2
R naught by Ri divided by Ri minus R naught. Is that clear? Any doubt, any difficulty to anybody? चलिए अभी मेरे को निकालना है थर्मल रेजिस्टेंस. तो थर्मल रेजिस्टेंस निकालने के लिए मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा कैपिटल Q. थर्मल रेजिस्टेंस निकालने के लिए मेरे को निकालना पड़ेगा कैपिटल Q, और मेरे को मालूम है स्मॉल q इज इक्वल्स टू माइनस k del t by del r. So del t by del r is equals to C1 upon r square. So that is minus k C1 divided by r square. So I obtain q is equals to k T1 minus T2 R naught into Ri डिवाइडेड बाय, माइनस मैंने बाहर निकाल लिया है, ये माइनस और ये आर आई माइनस आर नॉट को मैंने कर लिया आर नॉट माइनस आर आई, राइट. इज दैट क्लियर? इंटू आर स्क्वायर, अगर इंटू आर स्क्वायर. अभी कैपिटल क्यू निकालना है, तो कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू स्मॉल क्यू इंटू एरिया. एंड व्हाट शुड बी द एरिया? क्या लेंगे एरिया? हाँ 4 पाई, करेक्ट है. 4 पाई आर square would be the area. So I got capital Q is equals to K T1 minus T naught, sorry, T2 and R naught Ri into 4 pi R square divided by R naught minus Ri into R square. तो R square से R square आपका कैंसिल आउट हो गया. एंड आई ऑब्टेन Q is equals to 4 pi K T1 minus T2 R naught into Ri divided by R naught minus Ri. इसको मेरे को कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म डेल्टा टी डिवाइडेड बाई आर टी एच के. तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा डेल्टा टी यानी कि T1 माइनस T2 मेरे को मिल गया डिवाइडेड बाई आर नॉट माइनस Ri डिवाइडेड बाई 4 पाई के आर नॉट आर आई. तो क्या मिला रेजिस्टेंस मेरे को? चलिए हमें मिला रेजिस्टेंस आर टी एच फॉर द स्फीयर, दैट इज आर नॉट माइनस आर आई डिवाइडेड बाई 4 पाई के आर नॉट आर आई. ठीक है बच्चों, चलो इसको याद करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूँ. प्लेन वॉल का रेजिस्टेंस कितना होता है? अरे पन्ना नहीं पलटो यार, ये सब तो याद हो जाना चाहिए. बिल्कुल आपको तैयारी नहीं कर रहा हो इसका मतलब घर में, ये तो एकदम अब टंग पे आना चाहिए. एक भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व एल अपॉन के, करेक्ट है. तो यहाँ पे आर नॉट माइनस आर आई, इसको मैंने लिख लिया एल इक्विवेलेंट, राइट. और ए की जगह मैं लिख दिया ए ऑफ ए ज्योमेट्रिक मीन, right. Now I can write the resistance of the sphere is equals to L equivalent divided by K A geometric. Now what is L equivalent? That is R naught minus Ri. That is the thickness of the sphere, right. Or AGM is the geometric mean of inner and outer surface area, right.
तो AGM मेरे को क्या मिल गया, रूट ओवर 4 पाई RI स्क्वायर इंटू 4 पाई R0 स्क्वायर. Is that clear? So that is 4 pi R0 RI into R0. Is that clear? चलिए बच्चों, कंडक्शन के क्वेश्चन बड़े सिंपल है. आपने को करना क्या है, हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करना है, राइट? तो आप क्या करो, पहले टोटल रेजिस्टेंस जो है वो आप कैलकुलेट कर लो. रेजिस्टेंस मेरे को मालूम चल गया, टेम्परेचर डिफरेंस मेरे को दिया हुआ है, तो मैं आसानी से हीट ट्रांसफर कैलकुलेट कर सकता हूँ. ठीक बात है. चलिए तो कैसे निकालेंगे रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस in series and parallel. We will calculate the resistance in series and parallel. When two electrical resistance are in series, क्या कंडीशन होती है? कब होंगे दो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सीरीज में? जब दोनों रेजिस्टेंस R1 और R2 में से क्या होता है, तो बात की बात है, R1 प्लस R2 होता है कि 1/R1 हो सकता, तो बात की बात है. मैं कब कहूंगा कि दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं? हाँ, जब ये दोनों रेजिस्टेंस में से सेम करंट I फ्लो कर रहे हो. करेक्ट है. तो दो थर्मल रेजिस्टेंस कब सीरीज में आएंगे? जब दोनों के बीच में सेम हीट फ्लो. कल की क्लास में अपन ने डिस्कस किया था, एनालॉजी हमने डिस्कस की थी कि Q को हम एनालॉगस एस I मान सकते हैं. तो दो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं जब उनमें से सेम करंट फ्लो करता है. तो दो थर्मल रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, R1 और R2 दो थर्मल रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे जब इनके बीच में से सेम हीट फ्लो करेगा. बात समझ में आ रही है बच्चों? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R मेरे को मिल जाता है R1 प्लस R2. एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी? तो सीरीज में होंगे रेजिस्टेंस, टू रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, two resistors are in series when same heat flows through the resistors अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करेगा दो इंसुलेटर के बीच में, तो उन इंसुलेटर या रेजिस्टर्स को हम कहेंगे कि वो दोनों सीरीज में ऐड है. इज इट क्लियर? चलिए, ये हो गया अपना इन सीरीज. व्हाट अबाउट इन पैरेलल? रेजिस्टेंस इन दो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में बोलते हो तो क्या होता है उनके बीच में? करेक्ट है. दो ये रेजिस्टेंस R1 और R2 पैरेलल में है कब? जब यहाँ पे वोल्टेज V1 है और यहाँ पे वोल्टेज V2 है. करेक्ट है. अगर आप देख रहे हो तो अभी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर 1 V1 माइनस V2 और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर 2 इज ऑल्सो V1 माइनस V2. So here the two resistors are arranged in parallel, and in this condition the equivalent resistance is equals to 1 by R1 plus 1 by R2. Am I correct? चलिए, तो अभी अगर अपन दो थर्मल रेजिस्टेंस की बात कर लें तो थर्मल रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे कब? जब इनके अक्रॉस सेम टेम्परेचर डिफरेंस हो, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर मेरे को T1 मिले और यहाँ पे मेरे को टेम्परेचर T2 मिले. दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकाल लोगे 1 by R इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2. कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? चलिए जी, समझ में आ गया तो बताइए.
ये दो रजिस्टर्स लगे हुए हैं R1 और R2, दो इंसुलेटर्स हैं R1 और R2, दे आर इन सीरीज और पैरेलल। वन डायमेंशनल हीट फ्लो है। क्या है ये R1 R2 सीरीज में लगे हैं या पैरेलल में लगे हैं? सीरीज। करेक्ट है, ये सीरीज में भी हो सकता है और पैरेलल में भी हो सकता है, जब तक मेरे को ये नहीं मालूम कि हीट कहाँ से फ्लो हो रही है। बच्चों अगर हीट फ्लो का डायरेक्शन ये है तो ये रजिस्टर, अगर ये हीट फ्लो का डायरेक्शन है तो ये दोनों रजिस्टर सीरीज में होंगे, क्योंकि जितनी हीट रजिस्टर 1 से जाएगी वो सेम हीट स्टडी स्टेट में होने के लिए दूसरे रजिस्टर से भी पास होनी चाहिए। बच्चों बात समझ में आ रही है? तो अगर ये हीट फ्लो का डायरेक्शन में ले लूं तो ये दोनों रजिस्टर को मैं सीरीज में मानूंगा। बात समझ में आ रही है? चलिए जी, अब अगर हम डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो को चेंज कर दें, ये हीट फ्लो का डायरेक्शन है, तो क्या होगा? तो बच्चों मेरा ये सरफेस जो है वो T1 टेम्परेचर पे होगा और ये सरफेस जो है वो T2 टेम्परेचर पे होगा। बात समझ में आ रही है? तो रजिस्टर 1 के अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस मिला वो T1 माइनस T2 है, और रजिस्टर 2 के अक्रॉस भी जो टेम्परेचर डिफरेंस मेरे को मिलेगा दैट विल आल्सो T1 माइनस T2। सो इन दैट कंडीशन बोथ द रजिस्टर्स वुड बी इन पैरेलल। बात समझ में आई? अगर देखो ये हीट फ्लो का डायरेक्शन हो रहा है तो यहां पे टेम्परेचर T1 होगा, यहां पे T2, यहां पे T2 होगा और यहां पे T3 होगा। तो यहां पे देखो पहले रजिस्टर के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो T1 माइनस T2 आ रहा है, जबकि दूसरे के अक्रॉस T2 माइनस T3 आ रहा है, लेकिन दोनों में से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, तो ये वाली कंडीशन सीरीज में आ गई, राइट। और अगर आप यहाँ पे देखें तो दोनों में हीट जो है वो अलग अलग अमाउंट का फ्लो करेगा, लेकिन दोनों रजिस्टर के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस मेरे को, ये सरफेस T1 टेम्परेचर पे है, ये T2 पे है, तो मेरे को जो टेम्परेचर डिफरेंस मिल रहा है R1 और R2 दोनों के क्रॉस T1 माइनस T2 मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं पैरेलल में कंसीडर करूंगा। इज दैट क्लियर? चलिए एक पाइप है जो कि स्टीम कैरी कर रहा है और मैं चाहता हूं कि वहां से हीट लॉस ना हो, तो उसको इंसुलेट करने के लिए मैंने उस पर एक इंसुलेशन का कवर लगा दिया, और वो इंसुलेशन के कवर को फिक्स करने के लिए मैंने उसमें रिविट लगा दिया। रिविट जो होता है वो एल्युमिनियम का होता है, और एल्युमिनियम की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसका मतलब एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? L/K, हायर कंडक्टिविटी लोअर रेजिस्टेंस, यानी कि रिविट का रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, करेक्ट है। तो भैया ये बड़ी पाइप में एक छोटा सा रिविट मैंने लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, इससे मेरे ओवरऑल इफेक्ट पर, यानी कि मेरा ऑब्जेक्टिव था हीट ट्रांसफर को कम करना, करेक्ट है, और उसके लिए मैंने इंसुलेटिंग इंसुलेटिंग कवर लगाया है और उस कवर को फिक्स करने के लिए रिविट लगा दिया। इसका इफेक्ट हीट ट्रांसफर पर क्या होगा और क्यों होगा? इतना सा रिविट से क्या ही फर्क पड़ जाएगा यार, कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से, नेग्लेक्ट कर देंगे उस रिविट के हीट ट्रांसफर को। बच्चों अगर आपने इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया है और वहां पे रिविट लगा दिया है तो आपका टोटल इंसुलेशन ही फेल हो गया, टोटल इंसुलेशन फेल हो गया। वो छोटा सा रिविट नहीं है, उस रिविट ने आपके टोटल इंसुलेशन को फेल कर दिया। क्यों? मैथमेटिकली समझाओ यार, मैथमेटिकली समझाओ। एक इंसुलेशन ने आपके, एक रिविट ने आपके पूरे इंसुलेशन को फेल कर दिया है।
राइट, करेक्ट है बच्चों। यहाँ पे क्या होगा, मान लो ये आपका प्लेट है, ये आपका पाइप की सरफेस है और इसके ऊपर आपने वो लगाया है, इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया है। ये जो है वो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है, करेक्ट है। और इस इंसुलेटिंग मटेरियल को फिक्स करने के लिए आपने एक रिविट लगा दिया। तो अब ये रिविट और इंसुलेटिंग मटेरियल दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ये अभी क्या हुआ, इंसुलेटर मेरा RI और मेरा रिविट ये दोनों पैरेलल में आ गए। और जब ये पैरेलल में आएंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/RI प्लस 1/RR। आ रही है बात समझ में बच्चों? और जब आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो जो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वो इस रिविट के रेजिस्टेंस से भी कम होगा। होगा कि नहीं होगा? मान लो एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस है 1000 और एक का रेजिस्टेंस है R2 = 1। इंसुलेटर का रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूं 1000, ठीक है, और रिविट का रेजिस्टेंस मैं मान लिया 1। इज दैट क्लियर? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, 1/R = 1 डिवाइडेड बाय 1000। इज दैट क्लियर? तो भैया ये R की वैल्यू जो आएगी दैट वुड बी लेस देन 1। आज समझ में आ रही है? तो आपने को तो लगा कि मैंने छोटा सा एक तो रिविट लगाया है, लेकिन उस रिविट ने मेरे पूरे इंसुलेशन के पर्पस को ही फेल कर दिया हुआ है। आज समझ में आ रही है? क्या हुआ रिविट लगाने की वजह से? रिविट लगाने की वजह से ये रिविट जो है वो इंसुलेटर के साथ में पैरेलल में आ गया, करेक्ट है। और जब पैरेलल कनेक्शन होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो मिनिमम रेजिस्टेंस से भी कम हो जाएगा। यानी कि मैंने ये इंसुलेशन क्यों लगाया था, R को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए? बढ़ाने के लिए। लेकिन ऑब्जेक्टिव उसका निकल के क्या है कि अब मेरा जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो रिविट के रेजिस्टेंस से भी कम हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा पूरा इंसुलेशन का पर्पस ही फेल हो चुका है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? आई बात समझ में? चलिए यहां पे ये एक फर्नेस की वॉल है, ये फर्नेस की वॉल है। यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर है 220 डिग्री सेंटीग्रेड और इनर जो फर्नेस की गैसेस है उनका टेम्परेचर है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। गैस का टेम्परेचर मेरे को दिया हुआ है, जो फर्नेस के अंदर गैस है उसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है और एयर टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, करेक्ट। अब मेरे को कैलकुलेट करना है कि फर्नेस से कितनी हीट बाहर एम्बिएंट को ट्रांसफर हुई, देन हाउ मेनी रेजिस्टेंसेस आई नीड टू कंसीडर। पहले देखो हीट कहां से कहां फ्लो करेगा, कितने रेजिस्टेंस में यहां पे कंसीडर करूंगा। वॉल का रेजिस्टेंस, करेक्ट है, लेकिन वॉल को हीट कैसे आई भैया? गैस से। गैस ने वॉल को हीट कैसे दिया? पहले कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर हुआ यहाँ पे गैस से सरफेस को, ठीक है, पहले गैस से सरफेस को कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर हुआ। देन उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो हीट आई वो कंडक्शन से दूसरी सरफेस के वॉल के दूसरे एंड पे गई, करेक्ट है, और फिर ये कन्वेक्शन से एयर को ट्रांसफर हुई, करेक्ट है। तो पहले कन्वेक्शन हुआ, बात समझ में आ रही है? सरफेस पे हीट ट्रांसफर जो हुआ वो एक्सटर्नल हीट ट्रांसफर था गैस से सरफेस को, तो गैस से सरफेस को जो हीट ट्रांसफर हुआ वो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर हुआ। फिर वॉल के एक एंड से दूसरे एंड पे कंडक्शन से हीट गई, तो कंडक्टिव रेजिस्टेंस मेरे को कंसीडर करना पड़ेगा। एंड देन फिर कन्वेक्शन से सरफेस से एयर को हीट ट्रांसफर हुआ। इज इट क्लियर? तो इस एक वॉल दिख रही है, लेकिन यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस जो मैं कंसीडर करूंगा दैट वुड बी 3, और 3 रेजिस्टेंस कौन से होंगे? convective resistance of inner surface, then conductive resistance, and then convective resistance of outer surface. Correct है? How would I calculate the convective resistance? Same formula, Q is equals to delta T divided by R.
कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल्स टू एच ए इंटू डेल्टा टी, राइट? तो दैट कैन बी रिटन एज डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 1 अपॉन एच ए। तो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस हमको मिल गया, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एच ए। क्लियर है बच्चों? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए फिर प्रॉब्लम्स देखते हैं। फोरकास्टिंग, चलिए, द डोर ऑफ अ कोल्ड स्टोरेज प्लांट इज मेड फ्रॉम 2 6 mm थिक ग्लास शीट्स separated by a uniform air gap of 2 mm. The temperature of air inside the room is minus 20 degrees centigrade and the ambient air temperature is 30 degree centigrade. Assuming the heat transfer coefficient between glass and air to be 23.26 watt per meter square Kelvin, determine the rate of heat leakage into the room per unit area of the door. Neglect convection effect in the air gap. कंडक्टिविटी आपको ग्लास और एयर का दिया हुआ है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? द डोर ऑफ अ कोल्ड स्टोरेज प्लांट इज मेड फ्रॉम 2 6 mm थिक ग्लास शीट सेपरेटेड बाय अ यूनिफॉर्म एयर गैप ऑफ 2 mm। तो क्या है यहाँ पे? 2 ग्लास की शीट्स है मेरे पास में, दो ग्लास की शीट है और इसके बीच में जो है वो एयर गैप है, यहाँ पे एयर फिल है, राइट? ये थिकनेस मेरे को दिया हुआ है, ग्लास का थिकनेस जो है वो 6 mm है और एयर गैप का जो थिकनेस है दैट इज 2 mm। इनसाइड रूम टेम्परेचर, यहाँ पे मेरे को टेम्परेचर दिया है -20 डिग्री सेंटीग्रेड और बाहर का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। आई हैव टू कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर। ठीक है बच्चों? हाउ मेनी रेजिस्टेंसेज आई नीड टू कंसिडर? क्विकली, 6। कौन कौन से 6 भाई? 5। कौन कौन से 5? हाँ जी भैया, पहले यहाँ से एयर से सरफेस, फिर ग्लास का रेजिस्टेंस, करेक्ट है? अच्छा, फिर यहाँ बीच में कन्वेक्शन होगा? नहीं, कन्वेक्शन नहीं होगा बीच में, क्योंकि कन्वेक्शन के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लो होना चाहिए और ये बहुत ही स्मॉल गैप है, तो यहाँ पे हम कन्वेक्शन इफेक्ट को जो है वो निगलेक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? कन्वेक्शन रिक्वायर द फ्लो ऑफ एयर। तो पहले मेरे को यहाँ पे कंसिडर करना है कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस आर्क कन्वेक्शन, फिर मैं कंसिडर करूँगा रेजिस्टेंस ऑफ ग्लास, फिर क्या करूँगा? ये एयर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एयर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किस मोड से हीट ट्रांसफर होगा? कंडक्शन, क्योंकि सिस्टम के अंदर चाहे वो गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हीट कैरी करने का काम जो है वो कंडक्शन ही करता है। एम आई क्लियर? तो यहाँ पे Rg आया, Rg के बाद रेजिस्टेंस ऑफ एयर आ गया, देन Rg, रेजिस्टेंस ऑफ ग्लास एंड देन कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ आउटर सरफेस, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ आउटर सरफेस, करेक्ट है? तो एक बार आप रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो हीट ट्रांसफर फट से आ जाएगा।
लेट्स कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, कितना आ रहा है जल्दी निकालिए। रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? रेजिस्टेंस आ रहा है हमारा, ठीक है, 50 डिवाइड बाई, चलिए ये तो सीधा हीट ट्रांसफर ही निकाल दिया इसने। हीट ट्रांसफर आ रहा है 247.5 आ रहा है बच्चों। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। Let's solve the problem. किस साइड, कौन सा चाहिए? नहीं, गलत है। हाँ सही है। क्या गलती की हो मैं बता रहा हूँ, शायद आप जो गलती किए होगे। बी और सी किस में कनेक्टेड है? बी और सी जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। इज दैट क्लियर? लेकिन जब आप बी और सी का रेजिस्टेंस निकाल रहे होगे तो आपने एरिया कितना लिया? एरिया दिया हुआ है। अगर आपने ए का एरिया लिया है
अगर आपने ए का एरिया लिया है, ए का एरिया अगर आपने 1 यूनिट कंसिडर किया है, तो बच्चों बी का एरिया जो है वो 1/2 होगा। बात समझ में आ रही है? बी का जो एरिया है, चलिए मेरे को आर बी क्या मिलेगा, आर ए मेरे को मिला, सपोज आर ए इज इक्वल्स टू 1 कितना डिस्टेंस है, 0.05 डिवाइडेड बाई के, एंड के इज 50, और यहाँ पे मैंने एरिया लिया है 1, करेक्ट है। तो जब मैं बी का रेजिस्टेंस निकालूंगा, जब मैं आर बी निकालूंगा, तो आर बी हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1/2। इज दैट क्लियर? सिमिलरली सी के लिए भी मेरे को 1/2 लेना पड़ेगा, करेक्ट है। और जो रेजिस्टेंस मेरे को मिलेगा वो आर ए आया, फिर आर बी और आर सी, देन आर डी और आर ई। क्लियर है बच्चों? अच्छा, यहां पे हमने कंडक्टिव रेजिस्टेंस क्यों नहीं कंसीडर किया? दिया नहीं है, हमारी बात ही नहीं है। दिया नहीं है तो छोड़ दो, नहीं करूंगा मैं कंसीडर यहाँ पे, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली मेरे को सरफेस का दिया हुआ है। अगर एयर का टेम्परेचर दिया होता तो हमें कंडक्टिव रेजिस्टेंस कंसीडर करना पड़ता, करेक्ट है। यहाँ तो डायरेक्टली सरफेस का टेम्परेचर दिया हुआ है, तो कंडक्टिव रेजिस्टेंस कंसीडर करने की आवश्यकता नहीं है। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? अच्छा, समझ में आई ये बात? चलिए, let's solve the problem. एक मिनट में पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। स्टील पाइप thermal conductivity of 50 watt per meter Kelvin of internal diameter 100 mm and outer diameter 110 mm is to be covered with 2 layers of insulation, each having a thickness of 50 mm. Thermal conductivity of the first insulation material is 0.06 watt per meter Kelvin, and that of the second is 0.12 watt per meter Kelvin. Calculate the loss of heat per meter length of pipe and the interface temperature between the 2 layers of insulation when the temperature of inside tube surface is 250 degrees centigrade and that of the outside surface is 50 degrees centigrade.
हाँ करेक्ट है, 89.64 आ रहा है बच्चों। यहाँ पे क्या हो गया भाई, रेजिस्टेंस निकालो ना यार, क्या है आपके पास में? स्टील पाइप है, वी हैव a steel pipe of ID 100 और outer diameter 110। Then covered with the 2 layer of insulation. चलिए सबसे पहले मेरे पास में है ये स्टील का, दिस इज स्टील पाइप। तो ये डायमेंशन में दे देता हूँ से R1 मेरे को दिया हुआ है 50 mm। ये आ गया R2 मेरे को दिया हुआ है 55 mm। इज इट क्लियर? ठीक है। ये उसके बाद बोल रहा है टू बी कवर्ड विद इंसुलेशन ऑफ 50 mm। तो ये मेरे को R3 मिल गया। R3 इज इक्वल्स टू 55 + 50 यानी कि 105 mm। क्लियर है? एंड देन वी हैव R4 इज इक्वल्स टू 105 + 55 यानी कि 155 mm, 155 mm। Is that clear? चलिए तो अभी अपना रेजिस्टेंस निकालना है। तो कितने रेजिस्टेंस फिर आएंगे? टोटल सारे रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो पहला आ गया Ln R2/R1, R2/R1। अच्छा लेंथ दिया हुआ है क्या? तो पर यूनिट लेंथ के लिए निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाई 2 पाई ऑफ पहला जो है वो स्टील है KS प्लस Ln R3/R2 डिवाइडेड बाई 2 पाई ऑफ द फर्स्ट इंसुलेशन K1 का वैल्यू मेरे को दिया हुआ 0.06 प्लस Ln R4/R3 डिवाइडेड बाई 2 पाई K2। क्लियर है बच्चों? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी? तो कितना रेजिस्टेंस आ गया? व्हाट इज द रेजिस्टेंस? 2.23। तो हीट ट्रांसफर मेरे को निकालना है, दैट इज डेल्टा T डिवाइडेड बाई
R. इज दैट क्लियर? डेल्टा टी मेरे को दिया हुआ है, अंदर का टेम्परेचर 250 और बाहर का है 50, तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया डेल्टा टी। तो यहां से मेरा हीट ट्रांसफर निकल जाएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए अब मेरे को ये दोनों इंटरफेस के बीच का टेम्परेचर निकालना है। कैसे निकालूंगा? बहुत सिंपल है। देखो बच्चों, कितना हीट आ रहा है? हीट कितना आ रहा है? 89.6। यही हीट, सपोज ये पॉइंट मैं ले लेता हूं 2 और ये पॉइंट मैं ले लेता हूं 3, तो जितना हीट 89.6 है वही हीट 2 से 3 ट्रांसफर होगा। यस और नो? सेम अमाउंट ऑफ हीट पहले गया, पाइप से पास हुआ, फिर इंसुलेटर 1 से और फिर इंसुलेटर 2 से, उतना ही हीट पास होगा। स्टडी स्टेट में रहने के लिए जरूरी है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अभी मेरे को इसका टेम्परेचर निकालना है, तो बड़ी आसानी से अपन निकाल सकते हैं। Q इज इक्वल्स टू T2 माइनस T3। ये मैंने पॉइंट लिया है इंसुलेशन 2 पे 0.2 और आउटर सरफेस पे लिया है 0.3, करेक्ट है? तो रेजिस्टेंस कितना लूंगा? ln R4/R3, करेक्ट है, डिवाइडेड बाई 2πK2 L तो 1 है। इज इट क्लियर? और Q का वैल्यू क्या है जो हमने अभी कैलकुलेट किया था 89.6? तो Q मेरे को मालूम चल गया। T3 मेरे को मालूम है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। T3 मेरे को मालूम है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ से टेम्परेचर T2 जो है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T2। 96 करेक्ट है, 96.3 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है इंटरफेस टेम्परेचर। इंटरफेस टेम्परेचर इज कमिंग आउट टू बी 96.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? क्लियर है? चलिए फिर